अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी हर सुबह मुझे मज़ेदार नाश्ता बना कर देती, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान होता जब वो 40 रोटियां बनाकर साइड पर रखती, जिसमें से सिर्फ 2 मुझे देती। बाकी रोटियों का पूछता तो कहती वो सब तो मैं खाऊंगी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगता, क्योंकि वो बहुत दुबली पतली थी। भला इतना कैसे खा सकती थी? मैंने आज सोच लिया था कि राज जानकर ही दम लूंगा। यूं मैं अपने ही बेड के नीचे छुप कर लेट गया, मगर उस वक्त तो जान ही निकल गई जब कमरे में 40। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी मेरा नाश्ता बनाकर साइड पर रख चुकी थी। अब वो 40 पेड़े कर रही थी। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, मदीहा, ये क्या है? इतनी ज्यादा रोटियों का क्या करना है? वो मुझे देखकर नजरें चुरा गई थी और बोली, खानी है, मुझे बहुत भूख लगती है। कम खाना खाने से चक्कर आने लगते हैं। मैंने सर तो हिला दिया था, मगर मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। मेरी बीवी बड़ी कम उम्र और नाजुक सी दुबली पतली सी लड़की थी। उसकी तरफ देखकर तो लगता था कि शायद ही वो एक रोटी भी खा पाती हो, मगर 40 रोटियां? मैं खामोश हो गया था, क्योंकि मेरी शादी नई थी। ये डर था कि कहीं बीवी नाराज ही ना हो जाए और कहे कि शौहर तो निवाले गिनता है। मैंने चुप करके अपना नाश्ता किया और उठ खड़ा हुआ था। मैं अपनी माजूर मां के कमरे में आ गया था। मैं उनसे मिलकर बाहर आया और मदीहा को खास हिदायत दी कि मेरी वालिदा का ख्याल रखना। मेरी अम्मी 7 माह से बिस्तर पर पड़ी थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर और शुगर इस कदर हाई हो गया कि उनको फालिज का अटैक हो गया, जिसकी वजह से उनका पूरे का पूरा धड़ मफलूज होकर रह गया था। उनकी जबान में भी गिराह पड़ गई थी। वो बोलती तो थी, लेकिन उनकी बात समझ में ना आती थी। हफ्ते भर की छुट्टी गुजारकर मैं ऑफिस आ गया था। नई नई शादी थी, बीवी की याद भी सता रही थी और अम्मी का ख्याल भी बेचैन किए हुए था। मैंने मदीहा को फोन किया, मगर उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैं सख्त बदमजा हो गया था। मैंने दूसरी बार भी कॉल की, मगर इस बार भी मुझे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मेरे कुलीग्स की शादियों को 6-6 साल हो चुके थे, मगर उनकी बीवियों के तो फोन आते रहते थे। एक मेरी बीवी थी, कितनी रूखी फीकी सी निकली थी। मेरा दिल उदास हो गया था। मैंने बड़ी बेदिली से सारा काम निपटाया। शाम गए घर वापस लौटा तो मुझे मदीहा कहीं भी नजर न आई थी। मैं अम्मी के पास आया तो उनका बिस्तर और लिबास साफ सुथरा था। दवाइयां वो खा चुकी थी, तभी तो नींद के जेर असर थी। मैं उठकर वापस अपने कमरे में आ गया। मेरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने बत्ती जलाकर देखा तो मदीहा बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। वो खूब गहरी नींद में थी। मैं आकर बाहर बैठ गया। काफी देर इंतजार करता रहा कि शायद मदीहा जाग जाए, मगर वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कपड़े बदले और बाहर पार्क में चला गया। मैं वहां बड़ी देर चहलकदमी करता रहा था और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा था। दरअसल मैं गुस्से का बहुत ही तेज था। जब मुझे गुस्सा आ जाता तो कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता था। आज मुझे अपनी बीवी की इस हरकत पर शदीद तैश आया हुआ था। रात के 10 बज गए तो मेरा मिजाज धीमा पड़ गया था। अब मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था कि कितनी देर से मैं पार्क आया हुआ हूं। घर में मदीहा परेशान हो रही होगी। मैंने जल्दी से वापसी की राह ली थी। मैंने रास्ते से मदीहा के लिए गजरे भी ले लिए थे। बड़ी गहरी मुस्कुराहट मेरे लबों से चिपकी हुई थी। मैंने घर का गेट खोला तो एक बार फिर से खामोशी ने ही मेरा इस्तकबाल किया था। मैं अम्मी के कमरे में गया तो वो बड़ी गहरी नींद सो रही थी। अपने कमरे में गया तो ये देखकर मेरा मूड ही खराब हो गया था कि मदीहा तो बड़े सुकून से सो रही थी। यानी उसे इल्म ही ना था कि मैं पिछले 4 घंटों से पार्क में ख्वार हो रहा हूं। मैं आगे बढ़ा तो साइड टेबल पर मुझे एक चिट पड़ी नजर आई। उस पर लिखा हुआ था कि आपका खाना किचन में पड़ा है, उठाकर खा लीजिएगा। मैंने उस चिट को फाड़ कर फेंक दिया था और गजरे भी डस्टबिन में फेंक दिए थे। मैं भी सोने के लिए लेट चुका था। सुबह मेरी आंख मदीहा की आवाज से खुली थी। वो मुझे ऑफिस के लिए उठा रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठा
और नहा धोकर बाहर आ गया था। मदीहा बड़े मसरूफ अंदाज से रोटियां बना रही थी। 30 रोटियां वो बना चुकी थी। उसमें से 2 रोटियां निकालकर मुझे दे दी और फिर मसरूफ से अंदाज में खाना बनाने लग गई थी। मैं मुंतजिर था कि मदीहा मुझसे कोई बात करेगी। अगर वो चुप ही रही तो मैं भी उससे कोई बात किए बिना ही उठकर बाहर निकल गया था। ऑफिस आकर भी मेरा मिजाज बरहम ही था। न जाने मेरी बीवी ये सब क्यों कर रही थी। वो मुझे जहनी तौर पर बीमार लगने लगी थी। जभी तो 40 रोटियां बनाती थी। मैंने सोचा कि आज जाकर देखूंगा कि आखिर वो इन रोटियों का करती क्या है। जाहिरी बात है वो खा तो सकती नहीं है, फिर यहां वहां फेंक कर रिस्क ही जाया करती होगी। सारा दिन ऑफिस में मैं मदीहा की कॉल का इंतजार करता रहा था, मगर उसने तो एक मैसेज करना भी गवारा नहीं किया था। शाम 6 बजे घर गया तो अम्मी मुझे साफ सुथरी हालत में लगी, मगर आज वो सोई नहीं थी, जाग ही रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, अम्मी, आपकी बहू कैसी है? मदीहा आपका ख्याल तो रखती है ना? मैं अपनी मां को अपनी बीवी के सुपुर्द करके आता था, अब ये पूछना तो मेरा फर्ज था ना। अम्मी ने जब मदीहा के मुतालिक बात सुनी तो वो रोने लगी थी। वो अपनी लुकनत ज़दा ज़बान में 40 कह रही थी। आगे न जाने वो क्या कहना चाहती थी, मुझे कुछ समझ ना आया, मगर मैं अम्मी के आंसू देखकर समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। मैं अपने कमरे में गया तो मदीहा को सोते हुए पाया था। मैं बाहर निकल आया और किचन की सारी कैबिनेट्स खोलकर देखा, मगर वहां मुझे इजाफी रोटी नजर नहीं आई थी। फिर मैंने स्टोर रूम चेक किया, नेज मैंने घर का गोशा गोशा छान मारा था, मगर मुझे कोई रोटी नजर नहीं आई थी। मैंने घर का राशन चेक किया तो वो भी जूं का तूं ही पड़ा था। यानी हर रोज इतनी इतनी रोटियां बनने के बावजूद किसी शय में कमी नहीं आई थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा था। न जाने मदीहा को घर का राशन कौन ला कर देता था। मैंने एक फैसला किया और अपनी बड़ी बहन को फोन करके घर बुला लिया था। उनका ससुराल हमारे घर के पास ही था। ससुराली भी अच्छे थे तो कोई रोक टोक नहीं करते थे, इसलिए वो आती जाती रहती थी। बाजी अपने 2 बच्चों के साथ घर पर आ गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको अम्मी की देखभाल के लिए बुलाया है। बाजी के तेवर बिगड़ गए और वो बोली, क्या बात है हसन मियां, बीवी को आराम करने के लिए लाए हो क्या? वो ख्याल नहीं रख सकती तुम्हारी मां का? मैं बोला, बाजी मैं तो खुद उलझा हुआ हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाजी चुप कर गई थी। मदीहा को बाजी की आमद का पता चला तो वो बहुत खुश हुई थी। उसने खूब एहतमाम करके खाना वगैरह बनाया था। मैं खुश था कि चलो मदीहा मुझसे जुड़े रिश्तों की तो इज्जत करती है। खाने वगैरह से फरागत पाकर मदीहा किचन में चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में 2 टिफिन थे, एक में कढ़ाई थी और दूसरे में बिरयानी। वो बोली, बाजी ये मैं आपके मियाँ के लिए दे रही हूं, घर जाकर उन्हें गर्म करके दे दीजिएगा। बाजी ने मुड़कर मुझे घूरा और बोली, हसन, लगता है तुमने अपनी बेगम को बताया नहीं कि मैं यहां कुछ दिन रुकने आई हूं। मैं अपनी मां की खिदमत करने आई हूं। मदीहा जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, बाजी मैं मर गई हूं क्या, जो आप अपना घर बार छोड़कर अपनी वालदा की खिदमत करने आ गई हैं? आप अपने घर जाएं ताकि आपके ससुराल वालों को बात करने का मौका न मिले। मैं इस घर को संभाल सकती हूं। मैं तो शशदर खड़ा मदीहा को देख रहा था। वो तो बड़ी कमगो और डरपोक सी लड़की थी, आज शेरनी कैसे बनी हुई थी। बाजी अस्मा का मुंह बन गया था। वो कुछ भी कहे बिना अपने बच्चों को उठाकर अम्मी के कमरे में ले गई थी। यानी उनकी तरफ से यह इशारा था कि घर तो मैं भी जाने वाली नहीं। मैं जब कमरे में आया तो मदीहा गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बैठी थी। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वो निरोठे अंदाज में बोली, आपने बाजी को घर बुलाकर मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। क्या मैं आपकी वालिदा का ख्याल नहीं रख सकती? आप अभी और इसी वक्त बाजी को घर वापस भेजें। मैं भी गुस्से से बोला, तुम्हें सोने से फुर्सत मिलेगी तो तुम मेरी मां का ख्याल रखोगी ना? मदीहा परेशान हो गई थी। वो बोली, कल तो मैं थक बहुत गई थी इसलिए सो गई थी, आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैंने कहा, अच्छा कुछ दिन सब्र कर लो, मैं बाजी को वापस भेज दूंगा। मगर मदीहा तो हथेली पर सरसों जमा कर बैठी थी। उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि बाजी को वापस भेजो।
मदीहा की ये बातें सुनकर मुझे उस पर मजीद शक हो गया था। मैं चुप करके सोने के लिए लेट गया था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मदीहा अब क्या करेगी। अगले दिन मदीहा भाग भाग कर सारे घर के कामकाज करती रही थी। उसने बाजी को किचन में जाने से सख्ती से मना कर दिया था और फिर उसने 40 रोटियां बनाना शुरू कर दी थी। मैं चुप करके ऑफिस चला गया था, क्योंकि जानता था कि जब मैं शाम को घर लौटूंगा तो बाजी मुझे सारी दास्तान सुना ही देंगी। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो गया था। मैं घर लौटा तो मुझे बाजी कहीं नजर ना आई। मैंने मदीहा से उनके मुतालिक पूछा तो वो बोली कि उनकी सास की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए चली गई हैं। थोड़ी देर बाद ही बाजी अस्मा का फोन आ गया था। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो बोली, तुम्हारी बीवी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है। अब जब तक तुम उसे तलाक नहीं दोगे तब तक मैं उस घर में वापस नहीं लौटूंगी। मैं तो हैरान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं चुप करके रह गया था। मैंने मदीहा को नहीं बताया कि बाजी ने मुझे सच बता दिया है। मैं तो खामोशी से ये देखना चाहता था कि आखिर आगे होता क्या है। मदीहा अम्मी की देखभाल कर रही थी और मैं पास ही बैठा उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था। मदीहा ऐसी लगती तो नहीं थी जैसी वो हरकतें कर रही थी। झूठ भी बोलती थी। मैं ये फैसला तो कर चुका था कि मैं एक झूठी और मक्कार लड़की के साथ नहीं रहूंगा। फिर ये लड़की तो मेरी परवाह भी नहीं करती, तो ऐसी शादी का मैंने करना ही क्या है। मैंने सोचा कि कुछ दिन रुककर मैं इसका राज मुकम्मल जानकर ही से फारिग करूंगा। लेकिन फिर दिल में यह ख्याल आया कि जब से मेरी शादी मदीहा से हुई थी मुझ पर रिस्क के दरवा हो गए थे। मेरी प्रमोशन जो 2 साल से फंसी हुई थी वो 2 ही हफ्तों में हो गई थी। मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। दिल डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मदीहा को छोड़ दूं और अल्लाह मुझसे नाराज होकर अपनी नेमतें छीन ले। अगले दिन फिर से मदीहा 40 पेड़े करके बैठी हुई थी। मैंने कहा, मदीहा इतनी रोटियां तुम खा कैसे लेती हो? वो हंसकर बोली, बस खा ही लेती हूं। उसको हंसता देखकर मुझे शय मिली थी। मैं बोला, लेकिन तुम्हें यह खाना लगता तो नहीं है। तुम पहले की तरह ही दुबली पतली सी हो। वो एकदम संजीदा हो गई और रोने लगी। मैं अब इस नई अफ्ताब पर घबरा कर रह गया था। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मदीहा बोली, वालिदैन के घर में तो कभी किसी ने मुझे यूं रोका नहीं था। लेकिन सच ही कहते हैं कि जिंदगी तो बस शादी से पहले वाली ही होती है, बाद में तो शौहरों की गुलामी करना पड़ती है। मुझे मदीहा की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं चुप कर गया था। दिल ही दिल में सोचा कि ये लड़की तो मेरी हर बात को पकड़ लेती है। मैं उठकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा था। आधे रास्ते से याद आया कि मैं ऑफिस की एक जरूरी फाइल तो घर में ही छोड़ आया हूं। मैं जी भर के बदमजा हुआ था। अगर मदीहा मेरा दिमाग खराब न करती तो मैं ये गलती हरगिज न करता। मुझे तो पहले ही ऑफिस से देर हो रही थी। मैं वापस लौटा तो ये देखकर शजदर रह गया कि एक सब्जी फरोश मेरे घर के सामने खड़ा हंस हंस कर किसी से गुफ्तगू कर रहा था। वो बड़े बेफिक्रे अंदाज में खड़ा था। मैं आगे बढ़ता गया तो मेरी नजर मदीहा पर पड़ी। वो भी उस रेडी वाले के साथ बड़ी फुर्सत से गुफ्तगू कर रही थी। मगर जैसे ही उन दोनों की नजर मुझ पर पड़ी तो उनकी हालत ही पतली हो गई थी। वो रेडी वाला रेडी आगे बढ़ा गया जबकि मदीहा घर में चली गई थी। वो सहन में झाड़ू मारने लगी थी। मैं बिना कुछ कहे अपनी फाइल उठाकर बाहर निकल गया। फिर कुछ याद आने पर वापस लौटा और मदीहा से बोला कि अगर सब्जी या घर की किसी दूसरी चीज की जरूरत होती है तो मुझे एक पर्ची पर लिखकर दे दिया करो, मैं वापसी पर ले आया करूंगा। मदीहा ने सर हिला दिया था। मैं उलझा हुआ था। मेरी नजरों के सामने से वो मंजर नहीं हट रहा था। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं सर झटक देता था। मैंने सोचा कि अगले दिन मैं फिर इसी वक्त घर जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। तब तक मैंने खुद को उम्मीद दे रखी थी कि शायद मेरे ख्यालात गलत साबित हो जाए। घर के सब काम मदीहा खुशअस्लूबी से अंजाम दे रही थी। अम्मी की सेहत भी अब बेहतर होने लगी थी। आज ऑफिस में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैंने घर लौटकर अपनी बीवी का राज फाश करना है। दिल डरता था कि कहीं मेरे खदशात की तस्दीक ना हो जाए
मैं ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर घर की जानिब चल दिया था। मैं एक गली छोड़कर खड़ा हुआ था। यहां से मुझे मेरा घर साफ नजर आ रहा था, मगर कोई मुझे नहीं देख सकता था। मैं यूं बड़ी देर छुप कर खड़ा रहा था, मगर मुझे कोई सब्जी वाला नजर ना आया। दिल में यही ख्याल आया कि शायद मैं लेट हो गया हूं। मैं मायूस होकर लौटने ही लगा था जब मुझे सामने से वही रेडी वाला लड़का दिखाई दिया। उसकी रेडी पर ताजा ताजा सब्जी पड़ी हुई थी। वो इधर उधर आवाजें दे रहा था, फिर मेरे घर के सामने जाकर रुक गया। थोड़ी देर बाद ही मदीहा घर से निकली। उसने अपनी चादर में कुछ छुपा रखा था, जिसे उसने सीने से लगाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उस चादर में कोई नन्हा सा वजूद छुपा हो, जो मदीहा ने उस सब्जी वाले के सुपुर्द कर दिया हो। मेरा तो दिल धक से रह गया था। ये किसका बच्चा था जो मदीहा ने उसके हवाले किया था? फिर सब्जी वाला वहां से आगे बढ़ गया। मैं अपने दिल पर काबू करके वहीं बैठता चला गया था। ये जो कुछ भी हो रहा था बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। खैर, अब तो मजीद पहेलियां बूझने की मुझ में हिम्मत भी न रही थी। इसलिए फैसला कर लिया कि अब या तो आर होगा या पार। मैंने सोच लिया था कि मैं घर में ही छुपकर मदीहा की सरगर्मियों पर नजर रखूंगा। रात मैंने कांटों पर लौटते हुए गुजारी थी। सुबह हुई तो मैंने मामूल के मुताबिक नाश्ता किया। मदीहा रोटियां बनाती चली जा रही थी। मैं दिखावे के लिए तैयार हो गया और मदीहा को चकमा देकर कमरे में जाकर बेड के पीछे छुप गया था। वो रोटियां बनाने में इस कदर मसरूफ थी कि उसे इल्म ही ना हुआ कि मैं ऑफिस नहीं गया। मदीहा अपने काम में बड़ी मसरूफ थी। वो 40 रोटियां बनाकर उठी तो अम्मी के पास जाकर बैठ गई। मैं अपनी कमरे की खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। उसने अम्मी को खाना खिलाया, फिर बड़े प्यार से दवा खिलाकर लेटा दिया। फिर वो पूरे घर की सफाई करने लगी थी। इधर से फारिग होकर वो गुसलखाने में चली गई थी। मैं जल्दी से कमरे से निकला और घर का जायजा लेने लगा था। सब कुछ नॉर्मल था। मुझे कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आया। मैंने यहां वहां घूम फिर कर बच्चे की भी तलाश की थी, मगर मुझे वो भी नजर ना आया। तब बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैंने खुद को फिर से कमरे में छुपा दिया। मदीहा नहा कर निकली थी। उसने साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। इतने में सब्जी वाले की सदा आने लगी थी। मदीहा जल्दी से किचन की जाने बढ़ गई। मैं भी थोड़ा सा आगे सरक आया था। मैं मदीहा की सरगर्मियों पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए था। मदीहा ने एक बड़ी सी चादर उठाई और उसे बाहर ले आई थी। उसने वो चादर चारपाई पर रखकर ठीक की तो मेरा दिल अजीब ही तरह से धड़कने लगा था, क्योंकि इस चादर में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि इसमें तो रोटियां थीं। फिर वो रोटियां उठाकर बाहर चली गई और उस सब्जी फरोश को थमाकर वापस घर में आ गई थी। मैं भी कमरे से निकल आया। मुझे देखकर मदीहा डर गई थी। मैंने कहा, मदीहा, ये रोटियां तो तुम खाया करती थी ना, फिर आज ये सब्जी वाले को क्यों थमा दी? मदीहा बोली, आप मेरा सच जानना चाहते हैं? मैंने हां में सर हिला दिया तो वो बोली कि हम सब्जी वाले के पीछे चलते हैं। मुझे मदीहा की बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैं हकीकत जानने के लिए बेचैन था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली थी। हम दोनों रेडी वाले से छुपकर उसके पीछे चले जा रहे थे। फिर वो सब्जी फरोश एक बड़ी सी इमारत के सामने जाकर रुक गया था, जिस पर लिखा हुआ था यतीम खाना। यतीम खाने के सामने रुककर मैंने अपनी बीवी की जानिब देखा तो वो रोने लगी थी। वो बोली, हसन, आप नहीं जानते कि मेरा ताल्लुक कहां से है। मैं हूं कौन? दरअसल मैं एक यतीम लड़की हूं, जो इसी तरह के एक यतीम खाने में पल बढ़कर जवान हुई थी। यतीम खाने की इंचार्ज सब लड़कियों को अपनी बेटियां जाहिर करके उनकी शादियां करवा देती थी, जैसा उन्होंने मेरी बारी में किया था। आप तो यही समझते हैं ना कि मैं उस इंचार्ज की बेटी हूं, अगर यह हकीकत नहीं है। मेरी शादी हो गई तो मेरी इंचार्ज का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक यतीम खाना खोला है, जिसमें अभी सिर्फ 40 बच्चे आए हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं 40 रोटियां भेज दिया करूंगी। आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं आपके मिजाज से नावाकिफ थी। मुझे इल्म नहीं था कि आप मुझे ये कार्य खैर जारी रखने भी देंगे या नहीं। रही बात उस सब्जी वाले की, तो इसका बंदोबस्त मेरी इंचार्ज ने ही किया था। वही उसे हर रोज यहां भिजवाकर रोटियां मंगवा लेती थी। अब हकीकत मेरे सामने थी।
मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था कि न जाने अपनी बीवी पर क्या क्या शक करने लगा था। मैंने मदीहा से बोला, फिर तुम झूठ पर झूठ क्यों बोलती थी? तुमने बाजी को घर से क्यों निकाला था? मदीहा रोने लगी थी। वो बोली, हसन, हम जैसे बच्चे जो यतीम खानों में पलते हैं ना, झूठ तो उनका बेहतरीन साथी होता है। हम इसी झूठ का सहारा लेकर तो अपनी जान खलासी करते हैं। मैं मानती हूं कि मुझ में ये बुरी आदत है, मगर मैं वादा करती हूं कि झूठ को छोड़कर ही रहूंगी। बाजी के साथ भी मैंने इसलिए बदतमीजी की थी ताकि वो घर छोड़कर चली जाए। अगर वो ना जाती तो मुझे इस नेक अमल से रोक देती या फिर आपको बता देती, लेकिन मैं बाजी से अपने रवैये के लिए माजरत करने के लिए तैयार हूं। मैं मदीहा को देख कर रह गया था। वो वाकई बहुत मासूम थी। वो नेकी भी इस तरह छुप कर रही थी जैसे कोई गुनाह हो। मुझ पर यह बात अब आश्कार हुई थी कि मेरे रिस्क में बरकत और काम में आसानी सिर्फ और सिर्फ मदीहा के इस नेक अमल की वजह से हुई थी। मेरे घर से यतीम बच्चों के लिए खाना जाता था। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती थी? मैं खुद ही बाजी अस्मा के घर चला गया था और उन्हें सारी हकीकत बताकर उनसे माजरत कर ली थी। मैं अपने साथ मदीहा को नहीं लाया था क्योंकि मैं उसे किसी के सामने झुकाना नहीं चाहता था। बाजी ने मेरी माजरत कबूल कर ली थी और वो मेरे साथ मेरे घर चली आई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र किया था कि उसने मुझे जज्बात में आकर गलत फैसला लेने से बचा लिया था और मदीहा की हकीकत मेरे सामने रख दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।